हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, पिछला वीडियो में हम आपको डार्नीवाद और लैमार्कवाद पर अच्छे ढंग से चर्चा किया था, जिसमें बहुत सारे पुस्तकें के बारे में हमने बताया और ये सारे जो पॉइंट्स थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट थे। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, आपका एनटीपीसी हो, रेलवे हो, सब में साइंस में बायोलॉजी के लिए बहुत स्थान है और बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी बात समझ में आ रही? अब देखिए, आज का क्लास इसमें हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा है, बोला है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो बाबू, अभी हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे कि उसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसको समझाने का सबसे पहले प्रयास किए थे डार्नीवाद के तहत, सबसे पहले इसको समझाने का प्रयास किया गया था। तो हम समझाने की बात कर रहे थे, किसी प्रकार का हम उस सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहे थे। हमको बहुत अच्छा लगा कि जिसने इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बात को बताया कि ये जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। अब आपका बिल्कुल सही है, कहना गलत नहीं है, लेकिन इसको सबसे पहले इसकी चर्चा आपका किया गया था ये डार्नीवाद में, इसलिए हम इस पर चर्चा थोड़ा सा कर दिए थे। और इस पर यदि किसी को और नहीं है तो हम उसमें स्रोत बता चुके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के रूप में। आप उस पुस्तक में उस पेज पर जाकर देखिए, आपको उसकी चर्चा मिल जाएगी। ठीक है। और आपको भी आगे चल के किसी को भी प्रॉब्लम हो, जिसको लगे कि ये पॉइंट कहाँ से लाया गया है, कहाँ से आया है, तब आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, हम उसका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करेंगे। जब भी समय मिलेगा हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। ठीक है। चलिए, तो आइए, आज बायोलॉजी का तीसरा क्लास है। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं। उस पॉइंट का नाम है जीवों का वर्गीकरण। आप जानते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जीवों के वर्गीकरण से जो भी पॉइंट्स बनता है सब हम आपको निकाल कर दे दें। ठीक है। तो चलिए, अभी तक आदि वीडियो को आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके काम का चैनल है, आपके पढ़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब आइए पॉइंट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हेडलाइन में बनाइए जीवों का वर्गीकरण। सबसे पहला मुद्दा यही है, जीवों का वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। इस पॉइंट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे पॉइंट हम आपको निकाल कर देने वाले हैं। एकदम एक एक पॉइंट को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और समझते चलेंगे। अब जीवों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले इस बात को समझना होता है कि जीवधारी जो होता है उसका अलग अलग वर्गों में इसको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया है। लेकिन पहले जो था बउआ, इसको दो ही भाग में बांटा गया था। आपका एक पादप जगत था और एक जंतु जगत था। लेकिन बाद में जब विटेकर आए तो इसको 5 भागों में बांट दिए। ठीक है। तो इन सभी यही सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले पूछता है जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने दिया था। ये प्रश्न का यहीं से शुरू होती है। ठीक है। पहला क्वेश्चन यहीं से निकलेगा, जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने दिया। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे पूछे वैज्ञानिक आधार किसने दिया बउआ, तो इसका आंसर होगा जॉन रे ने दिया था। याद रखिएगा, किसने दिया था, जॉन रे ने। लेकिन प्रश्न में दूसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीवों के वर्गीकरण या आधुनिक वर्गीकरण, यानी कि बाद में जो वर्गीकरण हुआ उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। फिर देखिए, यहां पे दूसरा प्रश्न हम बना रहे हैं कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण, हमारी बात समझ में, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण में सर्वाधिक योगदान। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। हमारी बात समझ में आई, सर्वाधिक योगदान। ये प्रश्न यदि पूछेगा बउआ तब इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा योगदान किनका था, कैरोलस लीनियस का। ठीक है, कैरोलस लीनियस का।
इसी कारण से बउआ आप जानते हैं कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हमारी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन जो है बउआ, कैरोलस लीनियस को ये प्रश्न जो है वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और हम बताना चाहते हैं वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। कभी एक और प्रश्न देखे हैं, प्रश्न में पूछा गया है कि कैरोलस लीनियस का संबंध किस देश से था, ये प्रश्न है। तो बउआ इनका संबंध स्वीडन से था। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। हमारी बात समझ में आई? अब देखिए वर्गीकी का पिता कहा गया किसको, कैरोलस लीनियस को। क्यों कहा गया? क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण में सबसे ज्यादा योगदान दिए थे। लेकिन पूछेगा जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने दिया था, तो जॉन रे ने दिया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और निकालते हैं। जैसे कैरोलस लीनियस ने जीवों का वर्गीकरण किया, तो सबसे पहले प्रश्न है कि ये किस पुस्तक में इसकी चर्चा किया। हमारी बात समझ में आई? तो बउआ ये वर्गीकरण का चर्चा जो किया गया था, उस यदि पुस्तक का नाम पूछेगा तो पुस्तक का नाम हो जाएगा सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर। देखिए ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कैरोलस लीनियस थे। और इसी सिस्टमा नेचर में कहता है बउआ कि इन्होंने क्या जीवों को दो भाग में बांट दिया। दो भाग में बांट दिया, एक को कहा गया पादप जगत, ध्यान रखिएगा, एक को कहा गया पादप जगत जिसको कहते हैं बउआ आपको प्लांट्स किंगडम, और दूसरे को कहा गया जंतु जगत। जंतु जगत जिसको एनिमल किंगडम कहा जाता है। तो दो भागों में बांट दिया। देखिए तो ये जो दो भाग में बांटा जा रहा है सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक में, और ये सिस्टमा नेचर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, कैरोलस लीनियस है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ये सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, कैरोलस लीनियस है। ठीक है, अब यहां से कुछ और पॉइंट्स निकालते हैं, केवल इन्हीं के। लेकिन बबू ये प्रश्न कभी कभी घुमा करके पूछता है। प्रश्न पूछेगा कि कैरोलस लीनियस के जीवों के दो भाग में बांटने से पहले भी किसी ने बांटा था। हमारी बात समझ में आई? तो इसका यदि जवाब पूछेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं बउआ कि इसमें देखिए एक और व्यक्ति का नाम आता है अरस्तु का। इससे पहले कहता है बउआ, आपको बताना चाहते हैं अरस्तु ने भी इसको दो भागों में बांटा था। लेकिन वहां पे क्वेश्चन कैसे यदि पूछे एक समूह में, तो बउआ भाग कहे या दो समूह कहे। ठीक है, तो अरस्तु ने बउआ कहता है कि जीवों को दो समूह में बांटा था। ध्यान रखिएगा, कितने समूह में, दो समूह में, जिसमें एक को कहा गया पादप समूह, ध्यान रखिएगा, और दूसरे को कहा गया जंतु समूह। जंतु समूह। हमारी बात समझ में आ रही है? अब देखिए तो कोई फर्क नहीं है, दोनों बात लगभग समान है। हमारी बात समझ में आई? तो सबसे पहले जीवों को दो भाग में बांटे थे अरस्तु, बाद में बांटे कौन, कैरोलस लीनियस, और इसका चर्चा किए किसमें, सिस्टमा नेचर पुस्तक में। ठीक है, अब यहां से देखिए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि प्रश्न में दोनों ऑप्शन रहे, अरस्तु भी रहे और लीनियस भी रहे, तो ऊपर देख रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जगत पूछ रहा है कि समूह पूछ रहा है। हमारी बात समझ में आई? जैसे प्रश्न बोल देगा कि जीवों को दो समूहों में बांटने का प्रयास किसने किया था, तो अरस्तु ने। लेकिन जीवों को दो जगत में बांटने का प्रयास किसने किया था, तब हो जाएगा कैरोलस लीनियस ने। तो इसीलिए हम इस बात को बताएं क्योंकि इसी आधार पर क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन यदि नहीं रहे तो आराम से अटेम्प्ट कीजिए कैरोलस लीनियस, ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से लीनियस के द्वारा कुछ और पुस्तकें भी लिखा गया था जिसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कुछ और पुस्तक लिखा गया था, तो हम इस बात पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वो पुस्तक कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक और पुस्तक था बउआ जिसका नाम था जेनेरा प्लांटोरियम। इसका भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ टीसीएस में मिल जाएगा, जेनेरा प्लांटोरियम। ठीक है, ये हो गया। और क्या था, और बताते, क्लासेज प्लांटोरियम था, क्लासेज प्लांटोरियम था। ये भी पुस्तक किसने लिखा था, तो कैरोलस लीनियस ने।
इसके अलावे एक और था फिलॉसफिक बॉटनिका, फिलॉसफिक बॉटनिका, ध्यान रखना, फिलॉसफिक बॉटनिका। ये भी पुस्तक के लेखक कौन थे? कैरोलस लिनियस। इसमें भी यही सब जीवधारियों का चर्चा किए थे। तो फिर हम आपको फिर से एक बार चर्चा करते हैं। जेनेरा प्लांटोरियम नामक पुस्तक भी लिखे लिनियस, क्लासेज आपका प्लांटोरियम भी लिखे लिनियस, और फिलॉसफिक बॉटनिका भी लिखे लिनियस। और इन सब का प्रश्न में जेनेरा प्लांटोरियम तो कई बार पूछा गया है, और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कौन सा पुस्तक? सिस्टमा नेचर। बहुत बार आया सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। तो देखिए यहां से यदि आगे बढ़ते हैं तो कितना अच्छा सा प्रश्न बन गया। एक पुस्तक हो गया सिस्टमा नेचर, दूसरा हो गया जेनेरा प्लांटोरियम, तीसरा होगा क्लासेज प्लांटोरियम, और चौथा हो गया फिलॉसफिक बॉटनिका। ये सब के लेखक कौन हैं? कैरोलस लिनियस। चलिए अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। ये तो लिनियस ने इसको बांट दिया दो भागों में, पादप जगत और जंतु जगत। लेकिन बात आ जाती है 1969 का, ध्यान रखिएगा, कब का? 1969 का। जब 1969 आया था बउआ, तो कहता है कि समस्त जीवों को 5 जगत प्रणाली में बांट दिया गया। याद रखिएगा, समस्त जीव को 5 जगत प्रणाली में बांट दिया गया, 5 जगत प्रणाली में बांट दिया गया। हमारी बात समझ में आई? और जब 5 जगत प्रणाली में बट गया तो ये दुई जगत जो परंपरागत रूप से चलते आ रहा था, पादप जंतु, इसका स्थान ले लिया 5 जगत वाला। अब पढ़ेंगे तो बउआ समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा गया था 1969 में। अब बांटने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? व्यक्ति का नाम पूछेगा तो बउआ आर.एच. व्हिटेकर था। आर.एच. व्हिटेकर, आधा वह ही टेकर, आर.एच. व्हिटेकर थे। इन्होंने क्या किए कि टोटल जो समूह था बउआ जंतु का, उसको 2 के जगह 5 भागों में विभाजित कर दिए। तो अब वर्तमान प्रणाली के अनुसार देखा जाए तो समस्त जीवों को, एक तो पहले बांटा था पादप और जंतु में, लेकिन अब 5 जगत में बट गया। 1969 में बांट दिए कौन? आर.एच. व्हिटेकर। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि समस्त जीव समूहों को कहता है 5 जगत में किसने वर्गीकृत किया या किसने बांटा? तब इसका आंसर होगा आर.एच. व्हिटेकर ने। कब बांटा गया? 1969 में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब निश्चित तौर से अब जैसे अभी हम पढ़ रहे थे बउआ कि 2 जगत में बटा, तो एगो पादप जगत बना, एगो जंतु जगत। लेकिन 5 जगत में जब बटा तब 5 जगत में कौन कौन बटा, ये भी पढ़ना जरूरी है। और कोशिश करेंगे आज हम इन 5 जगत पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करके आपको समझाते। तो जिसमें 5 जगत में बउआ बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था मोनेरा, ध्यान रखिएगा, मोनेरा, ठीक है। दूसरा था बउआ प्रोटिस्टा, दूसरा था प्रोटिस्टा, ठीक है। तीसरा था बउआ पादप, तीसरा क्या था? पादप, हो गया। चौथा में आते बउआ तो चौथा में था कवक, ठीक है। और 5वां में था जंतु, या जिसको एनिमल कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई? एनिमलियम होता है। तो देखिए 5 जगत में ये बांट रहे हैं कौन? आर.एच. व्हिटेकर। कब बांटे थे? 1969। यानी कि पहले जो समूह था बउआ वो 2 ही जगत में था, एक पादप जगत था, एक जंतु जगत था। अरस्तु ने भी इसी बात पर चर्चा की, एक पादप समूह है, एक जंतु समूह है, ठीक है। लेकिन यहां देखा जाए तो बउआ 1969 में जब आर.एच. व्हिटेकर ने इसी जीव को 5 जगत में क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। तो 5 जगत क्या क्या बनाया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अब यहां के बाद इन 5 को हम देखेंगे कि इसमें कौन से जीव को रखा गया और इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि सबको अलग अलग जाति के आधार पर डिवाइडेशन कर दिया गया था। हमारी बात समझ में आई? एक प्रश्न और आता है, पूछेगा वर्गीकरण का आधार क्या था? समझ में आ रहा है? समस्त जीवों के वर्गीकरण का आधार पूछेगा बउआ, तो इसका आंसर होगा, इसका आधार क्या था? जाति था। हमारी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी वीडियो में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु पर भी चर्चा कर लेंगे,
ठीक है, चलिए तो पहले इसका नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सभी को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, लिखिएगा। जीवों के वर्गीकरण, जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार, जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने प्रदान किया था। जीवों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने प्रदान किया था, जॉन रे ने प्रदान किया था, वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने प्रदान किया था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट लिखना, लिखना जीवों के वर्गीकरण, जीवों के वर्गीकरण को आधुनिक रूप, जीवों के वर्गीकरण को आधुनिक रूप प्रदान करने का कार्य, जीवों के वर्गीकरण को आधुनिक रूप प्रदान करने का कार्य, प्रदान करने का कार्य स्वीडिश वैज्ञानिक या स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने किया था, स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था, किया था। इसी कारण से, इसी कारण से कैरोलस लिनियस को, इसी कारण से कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, इसी कारण से कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिनियस ने, अगला पॉइंट में लिखिए, लिनियस ने अपनी पुस्तक, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में, सिस्टमा नेचर में समस्त जीवों को, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में समस्त जीवों को, समस्त जीवों को दो भागों में बांटा, समस्त जीवों को दो भागों में बांटा। वे दो भाग निम्नलिखित हैं, वे दो भाग निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए पादप जगत, पादप जगत, फिर दूसरा लिखिए जंतु जगत, जंतु जगत। हो गया। अब फिर नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, अरस्तु ने भी, अरस्तु ने भी समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया था, अरस्तु ने भी समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया था, दो समूहों में विभाजित किया था, जिसे, जिसे पादप समूह और जंतु समूह कहा गया था, जिसे पादप समूह और जंतु समूह कहा गया था। पादप समूह और जंतु समूह कहा गया था। चलिए हो गया, पादप समूह और जंतु समूह कहा गया था। अब अगला पार्ट में लिखिएगा, लिखिएगा, वर्गीकरण से संबंधित,
वर्गीकरण से संबंधित लिनियस की पुस्तकों में जेनेरा प्लांटोरियम, लिनियस की पुस्तकों में जेनेरा प्लांटोरियम, फिर कॉमा दीजिए, क्लासेज प्लांटोरियम तथा फिलोसफिक बॉटनिका भी प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी सिस्टमा नेचर के अलावे जेनेरा प्लांटोरियम, क्लासेस प्लांटोरियम, फिलोसफिक बॉटनिका भी प्रसिद्ध है। इसमें वर्गीकरण से संबंधित चर्चा किए थे कौन? कैरोलस लिनियस ने। और ये तीनों के लेखक भी कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब आगे बढ़िए, लिखिएगा 1969 में R.H. व्हिटेकर ने, R.H. फिर आधा व ही टेकर, R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में बांट दिया। R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में बांट दिया। 5 जगत में बांट दिया। वे 5 जगत निम्नलिखित हैं। 5 जगत में बांट दिया, वे 5 जगत निम्नलिखित हैं। वे 5 जगत निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला हम लिखिएगा मोनेरा, दूसरा लिखिए प्रोटिस्टा, तीसरा हम लिखिए पादप, चौथा हम लिखिए कवक और पांचवा में जंतु। हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट भी लिखा दिए, ये पॉइंट भी लिखा दिया। अब बच गया एक, ये छूट गया। नीचे नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जीवों के वर्गीकरण का मूल आधार, जीवों के वर्गीकरण का मूल आधार जाति है। जीवों के वर्गीकरण का मूल आधार जाति है। चलिए, हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे और नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। अब हम जो ये 5 भागों में बांटा गया है, अगला 10-15 मिनट में हम उन 5 भाग पर चर्चा करेंगे कि किसमें किसको शामिल किया गया, उसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। हमारी बात समझ में आई? तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और फिर एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज कोशिश करेंगे जीवों के वर्गीकरण को, जो जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, सब के सब को हम खत्म कर दें और अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाए तब वो क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखे थे बउआ मोनेरा, तो हेडलाइन बनाइएगा मोनेरा। सबसे पहले हेडलाइन बनाइए मोनेरा को। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस पर एकदम एक एक करके अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें है मोनेरा। चलिए, इधर मोनेरा को समझा देंगे और इधर समझा देंगे प्रोटिस्टा को। हमारी बात समझ में आ रही? क्योंकि इन दोनों का संबंध एक ही रूप से रहता है। तो इधर मोनेरा हो गया, इधर प्रोटिस्टा हो गया। देखिए, सबसे पहले समझिए कि 5 जगत में जब वर्गीकृत किया गया तो 5 जगत में वो मोनेरा के अंतर्गत किसको रखा गया? हमारी बात समझ में आई? तो इसका सबसे पहला आंसर होगा बउआ कि सबसे पहले देखिए, मोनेरा जगत में सभी कहता है प्रोकैरियोटिक
ध्यान रखिएगा, सभी प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया, जीव को रखा गया। अब यहां से दिमाग काम, इस पर कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है। हमारी बात समझ आ रही है? तो इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे आपको जाकर के हम जब कोशिका पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी यहां हम बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक बहुआ एक प्रकार का कोशिका है। कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। हमारी बात समझ में आई? तो बउआ प्रोकैरियोटिक जो है बउआ वो प्रारंभिक कोशिका होती है, यानी कि एकदम सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले कोशिका होती है, जिसका यदि पूछेगा कि जीव जो होता है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय होती है। हमारी बात समझ में? यानी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो भी जीव रहेगा सभी एक कोशिकीय का बना रहेगा। हमारी बात समझ में आई? या कह सकते हैं प्रारंभिक कोशिका या प्राचीन कोशिका या आदिम कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी जीव है कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कई सारे ऐसे भी जीव हैं जो केवल एक कोशिकीय है। तो जो एक कोशिकीय है वो सब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो अब यहां से समझिए हम क्या बोले, सभी कहता प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया। जैसे ही प्रोकैरियोटिक जीव नाम आया मतलब इसमें जो भी जीव रहेगा सभी एक कोशिकीय रहेगा। हमारी बात समझ में? सभी एक कोशिकीय रहेगा। तो दूसरा पॉइंट ये भी बन गया कि बहुआ मोनेरा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीव को रखा गया। हमारी बात समझ में आई? तो अब आपको लग रहा होगा कुछ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई नाम दे देगा, पूछेगा यह किस जगत के अंतर्गत आता है। तो बउआ इसमें यदि नाम पूछेगा तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? सबसे पहले ध्यान रखिए, नाम सुनिए, जीवाणु। हमारी बात समझ में आ रही है? जीवाणु, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, जीवाणु किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावे आप जानते हैं नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको यही लिख देते हैं, साइनोबैक्टीरिया। हमारी बात समझ में आ रही है? साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावे एक और फिर आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, आर्कीबैक्टीरिया। और अब बला में एक और देता है तंतुमय बैक्टीरिया। तंतुमय बैक्टीरिया, ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा। हम पहले ही बता देते हैं क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आएगा। क्वेश्चन यही पूछेगा, या तो पूछेगा एक कोशिकीय जीव को किस समूह में रखा गया, मोनेरा में, या तो पूछेगा जीवाणु या नील हरित शैवाल देल रहेगा या लार्की बैक्टीरिया या तंतुमय बैक्टीरिया, इन सभी में से कोई एक को देगा और पूछ देगा ये किस जगत के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो मूलतः क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे, और इसमें बहुआ जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय बैक्टीरिया इत्यादि सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर चलते थोड़ा सा, इसमें प्रोटिस्टा। हमारी बात समझ में आ रही है? प्रोटिस्टा भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले देखिए कहता है कि इसमें आपको ध्यान देना है, मुख्य रूप से एक कोशिकीय भी होती है। ध्यान रखना, एक कोशिकीय, ऐसे इसको समझना है, एक कोशिकीय जलीय जीव को रखा गया है। मुख्य रूप से एक कोशिकीय जलीय जीव को रखा गया है। आप जब किताब पढ़िएगा तो साफ तौर पे लिखल रहेगा कि यहां जो देखिए एक कोशिकीय जलीय जीव को किसमें रखा गया है, प्रोटिस्टा में। दूसरा जो सबसे मूल पॉइंट है प्रोटिस्टा का, हम वो बताते हैं। सबसे मूल पॉइंट है बउआ कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वैसे जंतु को या फिर वैसे जीव को रखा गया जिसमें मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करती हो और जंतु जगत से भी संबंध रखती हो। वैसे सामान्य रूप से आप देखिएगा तो जितने भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, पादप करता है, तो पादप जगत में जाएगा। हमारी बात समझ में आई? लेकिन वैसा भी एक जीव है जो पादप जगत और जंतु जगत दोनों का कार्य करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन भी बना लेता है और जंतु जगत में भी आता है। हमारी बात समझ में आई? तो वैसे जीव में देखिए, अब वैसे जीव में इसका आंसर आएगा युग्लिना। युग्लिना,
समझ में आया? अब देखिए क्यों यूग्लिना को रखा गया प्रोटिस्टा में, क्यों? क्योंकि आपको हम बताना चाहते हैं यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो बउआ यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर लेती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन भी बना लेती है। हमारी बात समझ में आ रही? अपना भोजन भी बना लेती है। दूसरा इसी पॉइंट पर आते हैं कि यह एक ऐसा जीव है जो दूसरे जीव पर भी, यानी कि परपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। हमारी बात समझ में आई? अब समझिए परपोषी या परजीवी का मतलब क्या हुआ? परजीवी का मतलब क्या हुआ? वैसा जो दूसरे जीव से अपना भोजन लेकर ग्रहण करता हो और उसी पर वो निर्भर रहता हो, तो ये परपोषी या परजीवी भी हो जाता है। हमारी बात समझ में आई? इसी कारण से तो देखो, आवश्यकता पड़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन भी बना लिया, और यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम नहीं हुआ तो परपोषी यानी कि दूसरे जीव से भी अपना भोजन ग्रहण कर लिया। हमारी बात समझ में आई? इसी कारण से यूग्लिना को बउआ पादप और जंतु, ध्यान रखना, पादप एंड जंतु के बीच का कड़ी माना जाता है, बीच का कड़ी माना जाता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए ये पॉइंट आपको ध्यान देने योग्य बात है। हमारी बात समझ में आई? और यदि प्रोटिस्टा में पूछेगा कि एक कोशिकीय में, ध्यान रखिए, एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय नहीं तो पूछेगा कि ये प्रोकैरियोटिक में आएगा कि यूकैरियोटिक में, तो इसका आंसर होगा बउआ यूकैरियोटिक में आएगा। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन में देखिएगा, कंफ्यूजन कहां आएगा? ये भी हम बताए थे कि सामान्य रूप से प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होती है। हमारी बात समझ में? इसके अंतर्गत, लेकिन यहां भी हम लिखें एक कोशिकीय जलीय होता है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? यूकैरियोटिक। तो हम बताना चाहते हैं कि यूकैरियोटिक में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो इसमें जो एक कोशिकीय वाला जीव आएगा वो आएगा किसमें? प्रोटिस्टा में। खास तौर से उस जीव को रखा जाएगा जो पादप और जंतु जगत दोनों की क्रिया करती हो। तो बउआ इसमें देखिए, तो यूग्लिना क्या था? पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी माना जाता। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन भी बना लेता है, नहीं तो परपोषी या परजीवी भी हो जाता है। और इसके अलावा एक और आता है, कोई प्रश्न में पूछ दे कि प्रोटोजोआ को किस में रखा गया, याद रखिएगा, तो प्रोटोजोआ को भी रखा जाता है किसमें? आपको प्रोटिस्टा में। हमारी बात समझ में आई? तो ये पॉइंट इन दोनों को यदि अच्छे से समझ गए तो अगला 3 को तो आसानी से समझ जाइएगा। इसी को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। चलिए तो एक बार और हम चर्चा कर देते हैं, इसको समझ लीजिए। पहले मोनेरा को बांटा गया 5 जगत में, विटेकर ने बांटा, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया। प्रोकैरियोटिक वैसी कोशिका को कहा जाता है जो प्राचीनतम कोशिका या आदम कोशिका होती है, और ये सामान्यतः एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये या फिर कह सकते प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया, या तो कह सकते एक कोशिकीय जीव को रखा गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत कौन आएगा? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय बैक्टीरिया। इसी से चारों से क्वेश्चन अक्सर बार पूछा जाता है, किस जगत में आएगा? तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिका को रखा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में भी जो एक कोशिकीय जलीय जीव होगा, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना का क्या है फायदा? ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन भी बना सकता है, साथ में ये परपोषी भी होता है, यानी दूसरे से भी भोजन ग्रहण करके अपना जीवन गुजारा कर लेता है, यानी पादप का भी काम करता है और जंतु का भी काम करता है। हमारी बात समझ में आई? इसी कारण से इसको पादप और जंतु जगत के बीच का कड़ी माना जाता है। दोनों पॉइंट समझ गए? इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला 3 पॉइंट पर हम तुरंत चर्चा कर देंगे। लिखिएगा मोनेरा, हेडलाइन में लिखिएगा, इस जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक जीव अथवा एक कोशिकीय जीव को रखा गया। प्रोकैरियोटिक जीव अथवा एक कोशिकीय जीव को रखा गया,
जिसके जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। हो गया। चलिए लिखते चलिए, निम्नलिखित है लिख दिए। लिखिए जीवाणु, जीवाणु, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय बैक्टीरिया। हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट आप समझ गए। इसमें किसको रखा गया, या तो प्रोकैरियोटिक जीव, नहीं तो सभी क्या एक कोशिकीय जीव, या तो फिर उदाहरण पूछेगा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय बैक्टीरिया, ये सब किसके जगत, मोनेरा के जगत आता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में लिखिएगा प्रोटिस्टा। लिखिएगा इस जगत में, इस जगत में प्रायः, इस जगत में प्रायः एक कोशिकीय जलीय जीव, इस जगत में प्रायः एक कोशिकीय जलीय जीव, एक कोशिकीय जलीय जीव को रखा गया, एक कोशिकीय जलीय जीव को रखा गया जो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, जो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता हो, ऐसे लिखिए, जो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता हो। जलीय जीव को रखा गया जो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता हो। ठीक है। अगला पॉइंट में लिखिएगा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से यूग्लिना को रखा गया, मुख्य रूप से यूग्लिना को रखा गया, मुख्य रूप से यूग्लिना को रखा गया। क्योंकि लिखिए, क्योंकि यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना स्वपोषी और परपोषी, क्योंकि यूग्लिना स्वपोषी और परपोषी दोनों का कार्य करता है, क्योंकि यूग्लिना स्वपोषी और परपोषी दोनों का कार्य करता है। हो गया। फिर आगे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा यूग्लिना, यूग्लिना को, यूग्लिना को पादप जगत और जंतु जगत, यूग्लिना को पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। यूग्लिना को पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी माना जाता है, बीच की कड़ी माना जाता है। क्योंकि, इसे लिखिए, क्योंकि, क्योंकि यह पादप की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, क्योंकि यह पादप की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है और जंतु की तरह, और जंतु की तरह दूसरे जीव से भी भोजन प्राप्त करता है,
और जंतु की तरह दूसरे जीव से भी भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण भी करता है और दूसरे के जीव की तरह भोजन भी दूसरे से प्राप्त कर लेता है। आगे लिखिएगा। प्रोटोजोआ को भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही रखा गया है। प्रोटोजोआ को भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही रखा गया है। चलिए, हो गया। बहुत अच्छा। अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद 3 गो और पॉइंट बच गया है, उन तीनों को भी हम खत्म ही कर देते हैं ताकि आपका जो जीवों के वर्गीकरण का पॉइंट है वो पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो आइए अब आगे देखते हैं। हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा पर चर्चा कर लिया, अब आगे देखते हैं, फिर समझते हैं। तीसरा पॉइंट पर हम क्या था बउआ, आपका था पादप, है ना। तीसरा पॉइंट पर क्या था, पादप। चौथा पॉइंट पर क्या था, कवक, है ना। और 5वां पॉइंट पर क्या था, जंतु। यही था ना। चलिए, इसको हम अलग अलग करके, इसको 3 भाग में करके हम सबको समझा देते हैं, फिर लास्ट में लिखा देंगे। चलिए, हो गया। तब सबसे पहले चर्चा करते हैं किस पर, पादप पर। आप जानते हैं, नामे समझ में आ रहा होगा, पादप समूह। पादप का मतलब इसमें सभी पेड़ पौधे को रखा गया। हमारी बात समझ में आ रही। तो हम यहां कह सकते हैं कि इसमें सभी बहुकोशिकीय, याद रखिए, सभी बहुकोशिकीय। जैसे ही बहुकोशिकीय आ गया तो यूकैरियोटिक में भी चला जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही। सभी बहुकोशिकीय पादप, सभी बहुकोशिकीय पादप को रखा गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, क्वेश्चन यहां से आएगा। इसका उदाहरण देकर पूछेगा। उदाहरण में क्या पूछेगा, जैसे नाम सुनिए, एक पादप है जिसका नाम है मांस। मांस नहीं, मांस, सिर्फ ऊपर बिंदु नहीं पड़ता है, ऐसे रहता है, मांस। नाम सुने होंगे शैवाल, है ना, शैवाल। ठीक है। इसके अलावे फिर देखिए, सारे पेड़ पौधे को ले लेते हैं, जिसमें आ जाएगा पुष्पी पौधा, ध्यान रखिएगा, पुष्पी पौधा एंड अपुष्पी पौधा। हमारी बात समझ में, पुष्पी पौधा और अपुष्पी। तो देखिए, जितने भी बड़े बड़े पौधे होते हैं, मूल रूप से उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक पुष्पी पौधा और एक अपुष्पी पौधा। हमारी बात समझ में आई। तो यही बउआ, तो उसमें तो देखिए, पुष्पी पौधा में से जिसमें फूल उत्पन्न होता है सारे पौधे आ जाएंगे, अपुष्पी पौधा जिसमें फूल नहीं लगता है वो सारे आ जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही है। जैसे, तो इसीलिए बोले कि मांस, शैवाल, पुष्पी और अपुष्पी पौधा किस किस जगत के अंतर्गत रखा गया, पादप। हमारी बात समझ में आई। चलिए, अब आते किसकी चर्चा करते हैं, कवक। याद रखिए, इसमें बउआ वैसा जीव को रखा गया, ध्यान रखना, वैसा जीव को रखा गया जो कहता है परपोषी होता है। परपोषी होता है। परपोषी का मतलब वैसा सभी जीव जो दूसरे से पोषण करता है, दूसरे से भोजन ग्रहण करता है। हमारी बात समझ में आई। इसी को दूसरे पॉइंट में और कैसे लिख सकते हैं, वैसा जो भोजन दूसरे से अवशोषित करता है ना। यहां लिख सकते, देखो हम इसलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। भोजन दूसरे जीव से अवशोषित करता हो, हमारी बात समझ में, दूसरे जीव से प्राप्त करता हो या अवशोषित करता हो। दूसरे जीव से लिख देते हैं अवशोषित करता हो, ये भी पूछ सकता है। दूसरा बउआ, और क्या इसमें पॉइंट बनेगा और बता देते हैं। ये बउआ कहता है कि या तो परजीवी या तो मृतोपजीवी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये कहता परजीवी या मृतोपजीवी हो सकता है, मृतोपजीवी। अब देखिए, परजीवी का मतलब क्या हुआ, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है भोजन के लिए। हमारी बात समझ में आ रही है। परजीवी का मतलब दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। ठीक है। मृतोपजीवी का मतलब हुआ कि जो मृत हो गया है, वैसा जीव जिसकी आयु समाप्त हो गई, जिसका जीवन मर चुका है,
उससे भी भोजन ग्रहण करता है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देखिएगा तो कभी कभी नाम सुने एक जो आता ना कि उसको क्या कहते हैं, जो छत्ता रहता है ना जी, जिसको ठेठ भाषा में गोबर छत्ता कहते हैं। वो सब क्या होता है देखिएगा ना, तो पेड़ पौधा पर से निकल आएगा। जैसे लकड़ी उकड़ी सड़ गया है, ठीक है, तो उससे भी ये क्या होता है, निकल आता है। हमारी बात समझ में आई? तो उसी को बउआ, वैसे को तो बउआ वही कहलाता। अब मान लीजिए जो लकड़ी कट गया सड़ गया तो मृत नहीं हो गया जी, तो वो मृतोपजीवी कहलाता है। या फिर कोई वैसा देखिएगा कि अवशेष जो सड़ा गला है उस पर देखिए निकल गया है ना जी, जिसको कुंभी टाइप पर रहता है तो निकल जाता है, तो वो सभी को मृत हो, यानी मृत शरीर से या मृत वस्तु से अपना भोजन ग्रहण करता है। वो किसके अंतर्गत आता है, कवक के अंतर्गत। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया पहला। देखिए वैसा जीव जो क्या हो, परपोषी हो, या कह सकते भोजन के लिए दूसरे पर क्या हो, निर्भर हो, या कह सकते ये परजीवी मतलब दूसरे से भोजन, और मृतोपजीवी मतलब मरे हुए वस्तु से भी भोजन लेता हो। दूसरा, तीसरा में और एक आता है बउआ, एक प्रश्न पूछता है इसकी कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, इसकी कोशिका भित्ति बउआ काइटिन की बनी होती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बउआ कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। इसके अलावे इसके अध्ययन को, ये भी प्रश्न देख लेते हैं, इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी प्रश्न ध्यान देने योग्य बात है, इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं किसमें बउआ, जंतु में। हमारी बात समझ में आ रही है? अब किसमें आते हैं, जंतु में। तो जंतु के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है ना। अब देखिए सभी बहुकोशिकीय जंतु को रखा गया, जीव नहीं कह सकते, जंतु को रखा गया। हमारी बात समझ में आई? अब इसके अंतर्गत कई वर्गों में विभाजित होता है, सभी को रखा गया, लेकिन कुछ है जिसका नाम दे करके पूछता है। हमारी बात समझ में आई? अब नाम देकर पूछता, उसमें क्या क्या है, जैसे नाम सुने जेलीफिश है ना, तो ये सब नाम देकर पूछ देगा कि जेलीफिश किसके अंतर्गत आता है, तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हाइड्रा है, देखिए हम कुछ नाम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा हटे। हाइड्रा है, जेलीफिश है, जेलीफिश है, और क्या है, सितारा है, ये जिसको सितारा मछली भी कहते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? इसके अलावे जो समूहों में बटा हुआ है, समूहों में मतलब क्या हो गया, जैसे नाम सुने स्तनधारी, नाम सुने मानव आता है इसी में, फिर सुने होंगे सरीसृप, जरूर सुने होंगे सरीसृप, फिर सुने होंगे पक्षी, ये सब अलग अलग वर्ग है, पक्षी। फिर आप नाम क्या सुने होंगे, जैसे पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर, उभयचर है ना। ये सब समूह वाले जितने भी जंतु या पक्षी स्तनधारी हैं, सबको किसके अंतर्गत रखा गया, जंतु जगत। फिर से एक बार अब हम आपको रिपीट कर देते हैं, आप सभी को अच्छे ढंग से समझ लीजिए। पादप जगत के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय पादप को रखा गया, पहली बात। दूसरी, इसमें उदाहरण है, कुछ मांस है, शैवाल है, पुष्पी और अपुष्पी पौधा किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर देखिए कवक के अंतर्गत किसको रखा गया, वैसा जीव जो परपोषी हो, अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता हो, ठीक है, वही लिखे जो भोजन दूसरे जीव से क्या करता हो, अवशोषित करता हो। दूसरा हमने लिखा ये परजीवी और मृतोपजीवी भी हो सकता है ना। कहने का अर्थ है कि दूसरे के जीव से भी भोजन ले सकता है, या तो जो सड़ गल गया है, जिसकी आयु समाप्त हो गई, उससे भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, कौन, कवक, ठीक है। दूसरी हमने बताया इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर देखिए जंतु में हमने बताया कि सभी बहुकोशिकीय जंतु को इसके अंतर्गत रखा गया। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, उभयचर इत्यादि समूह के जंतु आते हैं। हमारी बात समझ आई? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, चलिए इसको जल्दी सुना, नोट्स बनाइए, लिखिएगा पादप, पादप लिखिएगा। इस जगत के अंतर्गत, इस जगत के अंतर्गत, इस जगत के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय,
सभी बहुकोशिकीय और कुछ लिखना चाहते जोड़ लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषी सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी तथा रंगीन पौधों को शामिल किया गया है। पौधों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखना, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मांस, शैवाल, पुष्पी पौधा तथा अपुष्पी पौधा को रखा गया। पुष्पी पौधा तथा अपुष्पी पौधा को रखा गया। अपुष्पी पौधा को रखा गया है ना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि ये पादप जगत में जाएगा और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। ठीक है। अब देखिए अगला लिखिएगा, चौथा में कवक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, इस जगत के अंतर्गत वैसे यूकैरियोटिक जीव को रखा गया। इस जगत के अंतर्गत वैसे यूकैरियोटिक जीव को रखा गया जो परपोषी होते हो और अपना भोजन दूसरे जीव से अवशोषित करता हो। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस जगत के जीव परजीवी तथा मृतोपजीवी दोनों हो सकते हैं। परजीवी तथा मृतोपजीवी दोनों हो सकते हैं। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में लिखना, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट लास्ट में 5वां बनाइएगा, जंतु, या जिसको एनिमेलिया भी कहा जाता है। ठीक है। यदि जंतु के ब्रैकेट में लिखे है तो एनिमेलिया लिख लीजिएगा। अरे वही ना, एनिमेलिया का मतलब जंतु जगत हुआ जी, एनिमेलिया। चलिए, हो गया। लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा, इस जगत के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय
जंतु को सम्मिलित किया गया। सभी बहुकोशिकीय जंतु को सम्मिलित किया गया। सभी बहुकोशिकीय जंतु को सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया। हो गया। चलिए फिर आते हैं, लिखिएगा जैसे, नीचे लिखिए जैसे, यानी उदाहरण लिखा रहे हैं जैसे हाइड्रा, हाइड्रा जेलीफिश, हाइड्रा जेलीफिश, सितारा, सितारा मछली, मछली, हो गया। फिर कॉमा दिया स्तनधारी, स्तनधारी सरीसृप पक्षी, स्तनधारी सरीसृप पक्षी, उभयचर, उभयचर कृमि, ऐसे लिखिए कृमि, ये भी प्रश्न आता है, कृमि आदि को रखा गया, कृमि आदि को रखा गया। ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने आज जीवों के वर्गीकरण से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया और इसमें हम हर पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले इस वीडियो को एक बार अच्छे ढंग से देखिए, दूसरी बार इसका अच्छे ढंग से नोट्स बनाइए, क्योंकि जितना आप नोट्स बनाइएगा ना, एकाएक लिखने से भी बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाता है। दूसरी बात, हम सिंपल लैंग्वेज बनाकर लिखाते हैं, आपको लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।